हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपने प्रीलिम्स का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जहां पे ये आपकी फोर्थ पार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 75. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 76. अगेन द पैटर्न विल रिमेन द सेम, दैट first we'll have to check the current affairs. Based on that current affairs, we'll have to read that static part from the books. Okay, now देखते हैं कि क्या ही इस बार न्यूज में आता है हमारे, ठीक है। तो इस बार ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट भी आपको न्यूज में मिल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात हुई है, ठीक है। और क्या क्या बात हुई इसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि विथ रेफरेंस टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत जो है हम देखेंगे कि क्या किस चीज के ऊपर बात की जा रही है। तो इट प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी ऑफ 100 days of wage employment to every adult in urban areas. Job cards can be deleted only under specific circumstances like migration, duplicate entry or false documents, and ABPS Aadhaar based payment systems are optional for wage disbursal under मनरेगा, ठीक है। अब देखिए मनरेगा के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई किस तरीके से वो आया, बहुत पुरानी स्कीम है ये बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये मनरेगा बेसिकली है क्या। मनरेगा एक लीगल गारंटी स्कीम है बेसिकली, जहां पे जॉब दिया जाता है कितने दिन के लिए। सो ये स्टेटमेंट अपनी जगह में बिल्कुल सही है कि भाई ये 100 days के लिए जो है ना आपको जॉब दिखता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस ये किसके लिए है, क्या ये अर्बन एरियाज के लिए है? हम बोलेंगे नहीं, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस इज फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर द अर्बन एरियाज, ये रूरल एरियाज के लिए है। इसके अलावा किनको हम जॉब देंगे बेसिकली, जो वो पब्लिक वर्क रिलेटेड होगा जो अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये आपको मतलब दिस पॉइंट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। स्किल्ड वर्क नहीं याद रखिए, यहां पे खास तौर से जहन में रखना है कि 100 days जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जॉब असिस्टेंस दी जाएगी, और उसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के बारे में बात की गई यहां पे, ठीक है। चलिए, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज यहां पे अर्बन दिया हुआ इसीलिए, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में क्या ही हम लोग पढ़ना है नॉर्मली, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इस पे आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इस पे यहाँ पे हमको देखा जाता है। और इनको जो वेजेस दिया जाता है ना, किस बेस पे दिया जाता है इनको वेजेस जो है ना, आप पढ़े होंगे कि एक चीज होता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी देखेंगे कि 4 पार्ट्स होता है, उसमें से एक हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम लोग, इससे एक बास्केट रहता है हमारा, ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। तो इस बास्केट के बेस पे हम लोग देखते हैं कि भाई कितना वेजेस दिया जाएगा, और इस बार इसके वेजेस के ऊपर ही बात की गई है कि एक रिकमेंडेशन आया कि मिनिमम जो है ना पर डे अप्रॉक्स 400 रुपीज करके दिया जाए बेसिकली, ठीक है। तो बट इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा नॉर्मली। इसके अलावा हम देखेंगे कि जॉब कार्ड्स कैन बी डिलीटेड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस लाइक माइग्रेशन, ठीक है। अब ना ये जॉब कार्ड्स मनरेगा के ऊपर न्यूज में आया है, क्योंकि जॉब कार्ड्स बहुत का डिलीट हो रहा है, ठीक है, डिलीट किया गया है। अब ये डिलीट क्यों किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि आप माइग्रेट कर जा रहे हैं बहुत जगह, आप डुप्लीकेट एंट्री बना रहे हैं, फॉल्स फ्रॉड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज एक न्यूज में है, तो हम देखेंगे कि भाई जॉब ओनली अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ ऐसा है तो हम देखेंगे हमको जॉब कार्ड को डिलीट किया जाता है, और बोला जाता है कि बहुत ज्यादा डिलीशन हुआ है। अब ये एक डिबेट है, क्रिटिसाइज भी यहाँ पे है कि क्या ये करना सही है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स आर ऑप्शनल फॉर वेज डिसबर्सल। अब हमको पता है कि वेज जब हम देते हैं 100 दिन के लिए, तो हम किस में देंगे, कैश देंगे। तो अब जो क्या है ना कि करप्शन से रोकने के लिए एक सिस्टम लाया गया था, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पे आपको आधार कार्ड से लिंक करके जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता था। तो क्या ये ऑप्शनल है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये जो है ना 1 जनवरी 2024 से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अब ये मैंडेटरी हो चुका है। दिस वन इज
मैंडेटरी फॉर वेज डिस्पर्सल अंडर मनरेगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेकिन आपको समझना क्या है कि यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी है, जॉब कार्ड्स डिलीट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि माइग्रेशन हो, ठीक है, इन सब मामलों में आपको किया जा सकता है, ठीक है, फ्रॉड कुछ हो, डुप्लीकेट एंट्री हो। और ये वाला जो पार्ट है ना 100 डेज वाला, ये अर्बन एरियाज नहीं रूरल एरियाज के लिए बोला जाता है। चलिए, और इसमें हम लोग क्या जानते हैं, आपको 15 दिन के अंदर जॉब देना है आप, ठीक है, 15 डेज के अंदर आपको जॉब देना है, ये भी चीज एक याद रखिएगा। यानी द एप्लीकेंट्स बिकम एलिजिबल, ठीक है, फॉर एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझिएगा। 15 डेज के अंदर जो है ना आपको जॉब देना है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो एक लीगैलिटी इश्यूज यहां पे आता है। क्या है कि अगर 15 दिन के अंदर आप जॉब नहीं देते हैं ना, एक्सीड करता है, तो जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ये कुछ बातें हैं मनरेगा के लिए जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो जॉब दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको 10 किलोमीटर जो है सफर करके जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 5 किलोमीटर आपको जॉब दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा आपको कुछ होता है वहां पे, तो आपको एक्स्ट्रा वेजेस भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि वुमेन के लिए आपको 1/3 कम से कम यहां पे आपको जॉब देना पड़ेगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरीज आपको देना पड़ेगा। और जब जॉब दीजिएगा तो बहुत सारी चीजों का वहां पे ख्याल भी रखना पड़ेगा, जैसे क्रीचेस का, ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, और आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट एड फैसिलिटीज का, ठीक है, क्रीचर्स जो पालना होता है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, ये सारी चीजें याद रखिएगा। मैं बहुत सारी चीजें यहां पे लिखा नहीं हूं, बट ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो मनरेगा किसी किसी गांव में वगैरह सब होता है ना, तो उसका सोशल ऑडिट भी होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सोशल ऑडिट। तो आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि ये सोशल ऑडिट करवाता कौन है, ठीक है, कौन करवाता है? तो याद रखिएगा, सोशल ऑडिट मस्ट डन बाय द ग्राम सभा, मस्ट बी डन बाय द ग्राम सभा, ठीक है। कौन करवा रहा है? ये ग्राम सभा करवा रहा है। एंड ग्राम सभा किसको कहते हैं, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ग्राम सभा जो है ना, वो ऑल द एडल्ट मेंबर्स, यानी जिसके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, ठीक है, ऑल द एडल्ट मेंबर्स, ठीक है, यानी जो 18 साल के ऊपर होगा, जो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा, ये सब ग्राम सभा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंचायत ऐसे ही न्यूज में है ऑलरेडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मनरेगा से जो आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। और डिलीशन ऑफ जॉब कार्ड्स भी याद रखिएगा आप कि ये एक न्यूज में था, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन में बहुत सारा दूंगा। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ आर्बिट्रेरी डिलीशन ऑफ वर्कर्स। अब ये बात समझिए, ठीक है, ये डिलीशन ऑफ वर्कर्स ये किया जा रहा है, ये डिलीट किया जा रहा है। अब ये अपने आप में एक इश्यूज है, ठीक है, अपने आप में। डिलीशन क्यों हो रहा है आपको हम पहले भी बताएं, यहां पे क्वेश्चन था कि परमानेंट माइग्रेशन है, ठीक है, आप अर्बन सेटलमेंट हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट कार्ड्स हो गया, रजिस्ट्रेशन विद फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया, मतलब फ्रॉड केसेस समझिए एक तरीके से, इस वजह से दिया जा रहा है, या वर्कर्स का डेथ हो गया। लेकिन बहुत मामलों में जो है ना आपको देखा जाता है कि डिलीशन हो रहा है। अब ये डिलीशन जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या ही हुआ बेसिकली, देखेंगे क्या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ आधार सीडिंग कंप्लायंस, हम बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक है। वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस अंडर ग्राम सभा कंसल्टेशन। अब ये बात देखिए, ये भी बात अपनी जगह सही है। इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज, हम बोलेंगे नहीं। अब इसको ध्यान से समझिए क्या ही चीज है ये। बिकॉज ऑफ सर्टेन केसेस और सर्टेन सर्कमस्टांसेस जॉब कार्ड को डिलीट किया जा रहा है। तो जॉब कार्ड को जब डिलीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंप्लॉयमेंट तो घटेगा ना पूरा, ठीक है, लोग जो है कम जॉब में रहेंगे फिर। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरियाज में इंप्रूव होगा इससे? नहीं। तो ये जॉब, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हमको दिख रहा है ना, तो ये वाली पार्ट जो है गलत हो जाएगी। प्लस बिना ग्राम सभा के कंसल्टेशंस के भी जॉब को जो है ना वो डिलीट किया जा रहा है। मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए ना, जैसे ठीक है कि आप जब डिलीट कर रहे हैं जॉब कार्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो वो सर्टेन रीजंस भी वैलिड है या नहीं है, हु विल चेक दैट पार्ट,
वो उसको कौन चेक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राम सभा वगैरह सबसे कंसल्टेशन पूरी तरीके से होनी चाहिए बेसिकली, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। तो ये एक डिबेट है कि ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस जो है, ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस देखा जाता है, प्लस वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस अंडर ग्राम सभा कंसल्टेशन, यानी एक वायलेशन देखा जा रहा है कि डिलीशन ऑफ वर्कर्स से, ठीक है। तो ये दोनों अपनी जगह पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस वन इज A 1 and 2। अच्छा, और एक चीज, ये आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस क्या है? आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका आधार नंबर लिंक हुआ है कि नहीं सिस्टम से, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस देखा जा रहा है कि डिलीशन जो हो रहा है बेसिकली, तो क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है कि बहुत लोग जो है ना आधार कार्ड से लिंकअप नहीं है बेसिकली, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस। याद रखिएगा, ये आधार सीडिंग कॉम्प्लायंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पैसा लेना है तो यू विल हैव टू लिंक विद द आधार। तो लोग भर भर के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए। तो यहाँ एक तरफ आधार सीडिंग रूल फॉलो हो रहा है, नंबर को लिंक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बहुतों का नहीं है, किसी और भी वजह से उसको डिलीट किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्बिट्ररी डिलीशन ऑफ वर्कर्स अंडर मनरेगा। तो आंसर इज ओवर हियर 1 and 2। मैंने आपको हर एक चीज बता दिया यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगेन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अंडर मनरेगा। अब ये क्वेश्चन अब आप कर सकिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं आपको टाइम देता हूं, आप पॉज करके आप इसको आंसर दीजिए जरूर, ठीक है। क्या ही हो सकता है आप इसको देख लीजिए। अब बहुत आसान है ये वाला। अब ये क्या है बेसिकली? इट एम्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन वेज डिस्बर्समेंट। अब आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड से लिंक की बात की गई, यानी आधार सीडिंग की बात की गई है, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही होगा। इट हैज कॉज्ड वर्कर डिलीशंस ड्यू टू सिस्टमेटिक लिंकिंग फेलियर्स। अभी देखिए रीजन, आधार कार्ड से अगर लिंक फेलियर हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है? वर्कर्स का डिलीशन भी हो रहा है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अच्छा, इट इज कंप्लीटली एरर फ्री एंड एंश्योर्स यूनिवर्सल इंक्लूजन। नहीं, एरर फ्री कंप्लीटली नहीं है, ये ऐसे भी डिजिटल वाली चीज है, डिजिटल जानते हैं एरर बहुत सारा रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज ओवर हियर 1 and 2। आई होप मनरेगा के ऊपर हम आपको सब कुछ बता पाए हैं। क्या बोला हूं मैं? 100 दिन की जॉब प्रोवाइड की जाती है, प्लस साथ ही साथ आपको 15 दिन के अंदर जॉब देना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर नहीं दीजिएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू जो है आपको वेजेस मिलेगा। वहां पे CPIAL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर का जो है वहां पे बास्केट देखा जाए, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है उस हिसाब से आपको वेज डिसाइड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ग्राम सभा यहाँ पे सोशल ऑडिट करवाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, which of the following states witnessed a sharp increase in मनरेगा वर्कर डिलीशन पोस्ट? अब डिलीट जो किया गया सबसे ज्यादा किसको देखा गया है 2021 के बाद? ओवरऑल हम देखेंगे कि बिहार और वेस्ट बंगाल को देखा गया है, तो 1 and 2 यहाँ पे आंसर होगा। अगेन करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, और स्पेसिफिक और भी आप देखिएगा कि न्यूज में आता रहेगा। एक तमिलनाडु भी जो है इधर बहुत बोला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल 21 के बाद से जो है ना हम देखा गया है कि भाई बिहार और वेस्ट बंगाल का बहुत ज्यादा डिलीशन हुआ, ठीक है। अब ये एक डिबेट है अपने आप में, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको मैं लेकर के आया हूं यहाँ पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग अगेन मनरेगा, ठीक है। नाउ ग्राम पंचायत इज द की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग जॉब कार्ड्स। अब ये इसमें आप सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, क्या ही है बेसिकली, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत किसको कहते हैं भैया? जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो वहां पे आपको 3 चीज दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। और इन सब को जो इलेक्ट करता है ना, ये बाहर में है ग्राम सभा, याद रखिएगा। दे यूज टू इलेक्ट दीज। आज के डेट में सब दीज आर ऑल इलेक्टेड। इसको पंचायत में हम आपको डिटेल्स में आपको बताएंगे, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। डिटेल्स में हमने इस पर बात कर रखा है ऑलरेडी।
तो ग्राम सभा ये बाहर में रहता है, यही इलेक्ट करता है। ग्राम सभा कौन है? और जो सब 18 ईयर्स से अबव हैं, ठीक है, बूढ़े, औरतें, जितने भी सब हो, वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बताना है ग्राम सभा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कहीं पे? कॉन्स्टिट्यूशन वाली बॉडी कुछ ऐसे दिख रही ग्राम सभा के आपको? ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग जॉब कार्ड्स अंडर मनरेगा? तो ये क्वेश्चन आपको बनता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ग्राम पंचायत इज द की अथॉरिटी, यानी यही जो है आपको जॉब कार्ड्स इशू करता है, ठीक है। अच्छा, मनरेगा फॉलोज ए सप्लाई ड्राइवन एम्प्लॉयमेंट मॉडल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सप्लाई ड्राइवन एम्प्लॉयमेंट मॉडल क्या मॉडल होता है? आप याद रखिएगा, एक सप्लाई ड्राइवन मॉडल एम्प्लॉयमेंट मॉडल होता है और एक डिमांड बेस्ड मॉडल होता है। क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं। सप्लाई ड्राइवन मॉडल और एक है डिमांड बेस्ड। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मनरेगा जो है ना वो एक डिमांड बेस्ड मॉडल है। मनरेगा कैसा है? डिमांड बेस्ड मॉडल है। तो ऐसे तो मैं बात करूं ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सप्लाई बेस्ड क्या है हम देखेंगे कि एलोकेशन बेस्ड, ठीक है। सप्लाई बेस्ड क्या होता है ना कि एलोकेशन बेस्ड होता है। खास तौर से सेंटर जो है स्टेट को कुछ क्राइटेरिया सेट करके देता है। मतलब इसका मतलब क्या है? टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। सेंटर एक क्राइटेरिया सेट करके देगा कि आप जो है इस तरीके से काम कीजिए, इस कैलकुलेशन में काम कीजिए, ठीक है। द मनी फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया कैलकुलेशंस, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि पॉवर्टी क्राइटेरिया हो, एक ऐसा हो गया। ये कैसा अप्रोच है? टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच जिसको हम कहेंगे, टॉप टू। अच्छा, और ये अप्रोच जो होता है ना सप्लाई ड्राइविंग जो होता है, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है, हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है। आप देखिएगा प्लानिंग कमीशन हट करके आपको नीति आयोग आया, तो प्लानिंग कमीशन भी कैसा है? दैट इज ऑल्सो अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच इज मोर रेलिवेंट रादर देन डाउन अप्रोच में जो यूज किया हूं वर्ड, यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिमांड बेस्ड स्कीम्स क्या होता है? डिमांड बेस्ड अप्रोच क्या होता है? डिमांड बेस्ड अप्रोच होता है कि भाई इट इज ड्राइवन बाय बिलो, यानी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। हम ग्रास रूट लेवल से जो है ना हम उसको पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, और दिस इज बेसिकली बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो हम ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे कि डिमांड क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हम उस चीज को करेंगे। तो मनरेगा इज बेसिकली नॉट ए सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मॉडल, इट इज बेसिकली डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, दिस इज बॉटम टॉप अप्रोच, दिस वन इज बॉटम टॉप अप्रोच। नाउ इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो ये हो गया। अच्छा, थर्ड वन इज देयर इज अ लीगल प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। तो ये मैं आपको पहले भी बोला हूं कि लीगल प्रोविजन है, यानी यू विल हैव टू पे additionally unemployment, not additionally, basically unemployment allowances. So this one is correct. So 1 and 3 is correct. तो आंसर यहाँ पे होगा 1 and 3. Heading towards next question, guys. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में, ठीक है। तो अब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में क्या? अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो किसमें है, पहले ये समझ लीजिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसमें आता है? आपको ना पार्ट्स वगैरह भी याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है 9A में, ठीक है, 9A में आता है। अब क्या ही है, अगर आपको पार्ट्स याद हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पार्ट 1 किससे बात करता है? यूनियन एंड स्टेट से बात करता है। पार्ट 2 किससे बात करता है? वो सिटीजनशिप से बात करता है। पार्ट 3 किससे बात करता है? वो फंडामेंटल राइट से बात करता है। पार्ट 4 किससे बात करता है? वो बीपीएसपी से बात करता है। पार्ट 5 किससे बात करता है? वो और एक चीज, पार्ट 4 डीपीएसपी है, तो यहां पे हम एक चीज और ऐड कर देंगे जो बहुत इजी है, बेसिकली कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको। दिस वन इज पार्ट 4A, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इतनी बातें बच्चे को याद रहती है नॉर्मली। अब यहां पे क्या है? पार्ट 5 इज बेसिकली यूनियन।
ठीक है। अभी ये जो यूनियन है ना, इसके अंदर चैप्टर्स है, क्या क्या चैप्टर्स हैं? पार्ट 5 में देयर आर 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स। ये यहीं पे आप रिवाइज कर लीजिए, 5 चैप्टर्स। क्या क्या चैप्टर्स है? अब इसको याद करने का बेसिकली तरीका है ईपीएल, ईपीएल, ठीक है, जेसी। देखिए याद करने का तरीका है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जुडिशरी, ईपीएल, जुडिशरी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पार्ट 5 चैप्टर्स, मतलब एग्जीक्यूटिव, P4 पार्लियामेंट, L4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, J4 जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट आएगा इसके अंदर, एंड C4 कैग, ठीक है, क्या आएगा। तो ये पार्ट 5 5 चैप्टर, पार्ट 6 इज योर स्टेट। अब इसके अंदर पार्ट 6 है तो 6 चैप्टर्स है। अब ये 6 चैप्टर्स कौन सा है? गेस करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, गेस करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए याद करने का तरीका है, पार्ट 6 क्या है? गेस करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दिस इज जनरल, दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो विधानसभा विधान परिषद वाली बात करते हैं हम लोग। दिस इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, दिस वन इज हाई कोर्ट एंड दिस वन इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये पार्ट 6 हो गया। पार्ट 7 जो है ना, 7th अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। पार्ट 8, अब पार्ट 8 देखिए यूनियन स्टेट, इसके बाद आ जाएगा हमारा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो पार्ट 8 है ये बात करता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 9 आता है हमारा लोकल बॉडीज, जिसको हम लोग कहते हैं पंचायत, और पार्ट 9A आता है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट 9B आता है हमारा जो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, ये आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। ठीक इसी तरह जब ये हो गया तो पार्ट 10 जो है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया वगैरह के बारे में बात आता है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के बारे में यहां पे बात आता है। अब इसी तरीके से आपको याद रखना है पार्ट 11 है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है कैसे चलेगा? पैसे से चलेगा, पैसे से, ठीक है। तो पार्ट 12 आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सब आएगा। तो पार्ट 12 इज योर फाइनेंस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये पैसा के मामला हो गया। अब पार्ट 13, तो ये पैसा कैसे कमाएंगे सब, तो देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, यानी पार्ट 13 इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इंटरकोर्स। ये चीज जो है पार्ट 13 में यहां पे देखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब इन सब कुछ चलाने के लिए ऑफिसर्स वगैरह चाहिए, तो पार्ट 14 इज अबाउट यूपीएससी एंड पीएससी, तो पार्ट 14 ये पहला हो गया। अच्छा, अब अगर चलाने में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्ट 14A जो है ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है, जहां पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वगैरह की बात की गई है, पार्ट 14A, ठीक है। तो यहां तक मैं आपको नॉर्मली रोकता हूं, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक चीज है। तो बेसिकली यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जो कि पार्ट 9A में यहां पे आता है, ठीक है। अब मैं इसको रख करके मैं इसमें आता हूं। दिस इज वेरी बेसिक, यू मस्ट शुड नो दिस, ओके। अब बात हो रही है यहां पे फिनेंशियल स्टेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी चक्कर क्या है कि अभी अभी एक रिपोर्ट निकला है, वो रिपोर्ट का नाम क्या है? ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्या रिपोर्ट है? ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। अब ये किसका है? इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब दिस रिपोर्ट इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने ये रिपोर्ट्स निकाला है, ठीक है, वाज रिलीज्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई क्या निकाल रहा है कि क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू जनरेशन है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी के ऊपर आप लोग बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो की फाइंडिंग्स जो है ना, हम देखेंगे कुछ की फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स है, कुछ की फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स है, ठीक है। क्या है? हमको देखने को मिला है कि लो रेवेन्यू जनरेशन, लो रेवेन्यू जनरेशन मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है वो रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? बेसिकली 0.6% ऑफ जीडीपी, 0.6% ऑफ जीडीपी। अब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये न्यूज में है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। यहां पे बात किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स फॉर्म्स ए मेजर पोर्शन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू एंड अकाउंट फॉर ओवर 1% ऑफ जीडीपी।
ठीक है, यहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, लो रेवेन्यू जनरेशन यहां पे डेवलप हो रहा है। ओवरऑल 2023-2024 में 0.6% ऑफ जीडीपी देखा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा लीजिए कि प्रॉपर्टी टैक्स 1% से ओवर कैसे होगा। ये 0.12% देखा गया है। ठीक है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। प्रॉपर्टी टैक्स का स्पेसिफिकली 0.12% यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यू। ठीक है, तो ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन इस बार के रिपोर्ट में जो है ना, थोड़ा सा देखा गया है कि नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ठीक है, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यू सबसे ज्यादा, यानी अगर हम बात करें 100% में क्या सिर्फ ग्रांट्स ही से मेजॉरिटी म्युनिसिपल रेवेन्यू आता है, तो हम देखेंगे ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा जरिया है। तो अब पूरा इसके बात करेंगे तो 30% के करीब आता है नॉर्मली। इसके अलावा 70% जो है ना करेंगे तो ज्यादा आता है। तो ये भी स्टेटमेंट अपनी जगह पे उतनी करेक्ट नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छा, मोस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लैक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड हेवीली डिपेंड ऑन ट्रांसफर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं हो पा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, और वो ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं और उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इस केस में जो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, ये ओनली 3 होगा। बाकी आप फाइनेंशियल स्टेट्स जो है ना, आप नॉर्मली इसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है, इसके अलावा म्युनिसिपल बोरोइंग्स होता है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट के जरिए जो है लिया जाता है, और टैक्स रेवेन्यूज, टैक्सेस वगैरह जो है कुछ परमिशन मिलता है ऑलरेडी, जिससे टैक्स को जो है कलेक्ट करती है। तो इस रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बोलेंगे सेकंड नंबर पे ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स आता है बेसिकली। और इसके अलावा जो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो है 0.12% आता है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स आपको देख के जाना है बेसिकली। और इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, जैसे कि 243X। ठीक है, 243X। अब ये क्या है बेसिकली कि ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स द अथॉरिटी टू ऑथराइज अर्बन लोकल बॉडीज टू इंपोज टैक्सेस, यानी ये एक अथॉरिटी देता है कि आप टैक्सेस को इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, आप टैक्सेस को इंपोज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक है 243Y। अब 243Y क्या बात करता है? 243Y बात करता है अगेन assigns the responsibility of reviewing and recommending the devolution of taxes and grants to स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिव्यू करने का रिकमेंडेशन है डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में यहाँ पे। सो बेसिकली इससे जुड़ा हुआ 2 आर्टिकल्स ये भी आपको हो जाएगा, प्लस ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा, ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जहाँ पे आरबीआई आ रहा है। और की फाइनेंस के अंदर आप देखिएगा कि लो रेवेन्यू जनरेशन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, लो रेवेन्यू जनरेशन है। अब प्रॉपर्टी टैक्स की कितनी बात हो रही है? 0.12। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्ट है ना, तो वो देखा जाता है कि 2.5% जो है वो सिर्फ दिया जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 3 इज द ओनली मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बहुत काम का है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेट, ये मेंस में भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिफॉर्म्स रिकमेंडेड टू इंप्रूव म्युनिसिपल फाइनेंसेस। अब म्युनिसिपल फाइनेंसेस को रिकमेंडेशन भी क्या ही दिया गया है कि आप उसको कुछ बढ़ाइए, रिफॉर्म्स कीजिए। तो ये रिफॉर्म्स हम देखते हैं। ठीक है, क्या है? म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अब बोलेंगे भाई यहां पे बिल्कुल ठीक बात है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स का यूज करना, यूज ऑफ जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी मैपिंग। अब इसको समझिएगा, जीआईएस बेस्ड यानी टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है, क्योंकि आप लैंड का रिकॉर्ड्स आप जब तक रखिएगा नहीं, मैपिंग होगा नहीं, तो आप रेवेन्यू जनरेट कैसे कीजिएगा? ठीक है, ये भी होगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स, बिल्कुल ठीक। यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा कि भाई डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आप फास्ट आप रेवेन्यू कलेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग ऑडिट टीम फॉर लोकल बॉडीज, नहीं, उस रिपोर्ट्स में
उस फाइंडिंग्स में, रिपोर्ट्स में नीति आयोग वाली कुछ बात नहीं की गई है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो ये बात पूरा याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग जब शेड्यूल वगैरह याद करते हैं, बड़ा बेसिक चीज है, ठीक है, तो वहां पे बहुत कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट पंचायती राज। यहाँ पे क्या है, इट एम्पावर्ड द अर्बन लोकल बॉडीज, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द 12th शेड्यूल, अब ये 12th शेड्यूल क्या है, इजी है। 1 यूनियन एंड स्टेट का नेम। 2 हम बात करेंगे पैसे के बारे में, यानी सैलरी। 3rd शेड्यूल, उसके बाद हम ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन? तो याद रखिएगा, ओथ वो लोग लेते हैं, शपथ जिसको बोलते हैं, दोज हु आर थीस्ट, यानी जो ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं, जो भगवान में, खुदा में बिलीव करते हैं, वो भगवान की कसम या खुदा की कसम खा करके शपथ लेते हैं। बट हमारे यहां बहुत एथीस्ट भी होंगे, तो वो तो कसम कैसे लेंगे, तो उनके लिए अफर्मेशन आया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो इन बेसिक डिफरेंस है। 4th एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। 4th क्या है आपको, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। 5th क्या है बेसिकली, 5th देखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया वाला जो पार्ट है ना हमारा, उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल की बात जहां पे 5th शेड्यूल में की गई है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अच्छा, 6th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल बेसिकली जो है वो है आसाम के ऊपर, यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको याद कैसे रखते हैं, हम कहते हैं एटीएम मनी, ठीक है। एटीएम मनी यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, और मणि जो लिखा हुआ ना, मतलब मणिपुर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है, इसमें मिजोरम है, मिजोरम है, ठीक है। तो इस एरिया के बात में जो बात की जा रही है बेसिकली, जो 6th शेड्यूल में ये स्टेट्स बेसिकली कवर्ड है यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, ठीक है। 7th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, तो ये बात करता है लिस्ट के ऊपर, जहां पे आपको पता है यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। ओरिजिनली ये 97 था, अब जो है 100 हो गया है। ये 66 था, ये अब 61 हो गया है, और ये 47 था, अब ये 52 हो गया है। दिस इज करंट, दिस इज ओरिजिनल। तो ये 7th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल बात करता है बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर। 8th शेड्यूल बेसिकली क्या बात करता है, लैंग्वेज के ऊपर। और ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस था, पहले 14 था, बाद में 8 ऐड हुआ। कैसे ऐड हुआ है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बहुत इजी है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी केएमएन, बीडीएमएस, ऐसे याद रखना है। ये कुछ नहीं है, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। ये है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये है 92nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मैं अच्छे से लिख दूं एक बार, ये है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इस तरीके से 8th शेड्यूल हो गया। 9th शेड्यूल बात करता है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड के ऊपर है। उसको कभी हम लोग पॉलिटी में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, बड़ा ही मजेदार इससे जुड़ा हुआ केस भी है, ठीक है। बाद में डिस्कशन करेंगे। वैसे केस है कोएल्हो केस के ऊपर बात करते हैं, कोएल्हो केस, ठीक है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग कभी। चलिए, अब बेसिकली हमको पहुंचना है 74th में, ठीक है। तो हम देखेंगे ओरिजिनली जो था ना 8 ही शेड्यूल था, तो 9th शेड्यूल जो आया, तो वो 9th शेड्यूल जो आया वो 1st अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल जो हमारा आएगा, 10th शेड्यूल जो हमारा आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आता है 1985। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात करता है। 11th शेड्यूल आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि पंचायत के ऊपर बात करता है। और 12th शेड्यूल जो है ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है, जो म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर बात करता है, ठीक है। और इसके अंदर 18 मैटर्स है, और इसके अंदर करीब 29 मैटर्स है, ठीक है।
ये सब चीज बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। कहां से? सिर्फ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 12 शेड्यूल दिया है, इसीलिए मैं आपको 1 से 12 तक ऐसे ही बता दिया हूं। अब इसका आंसर देखेंगे एडवांस लेवल पे, तो देखेंगे कि हाँ ये बात कर रहा है, ये करेक्ट है, एंड 12 शेड्यूल बात कर रहा है, दिस वन इज करेक्ट, और ये पंचायती राज के लिए है। हम बोलेंगे नो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है, इनकरेक्ट। सो बेसिकली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 84। कंसीडर द फॉलोइंग चैलेंजेस फेस्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है? अब सिंपल द चीज है, अभी जो रिपोर्ट आया है ना, उस रिपोर्ट्स के बेस पे ही जो है ये चीज बात की गई है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड आउटडेटेड है। प्रॉपर्टी टैक्स मेजर टैक्स सोर्सेज है, मतलब मेजर इनकम सोर्सेज है प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास जीआईएस मेथड, मतलब टेक्नोलॉजिकली मेथड बहुत ज्यादा अवेलेबल है भी, तो लोग यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, यूज नहीं कर पा रहे हैं। तब याद रखिएगा कि हमको आउटडेटेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड्स है हमारे पास, ये सही है। दिस वन, लैक ऑफ रिलायबल नॉन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो हम देखेंगे बिल्कुल हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जो है ना, बहुत सारा सोर्सेज है इनकम का, तो वो भी सही से नहीं है। एक्सेसिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लीडिंग टू इनएफिशिएंट प्लानिंग, क्या हमको एक्सेसिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया गया है? नहीं, ये बात गलत है। एक्सेसिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है, हम अभी भी जो है ट्रांसफर्स पे भी डिपेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए थ्रू वेरियस सोर्सेज। तो आंसर इज ओवर हियर 1 and 2 ओनली। सो स्टेटमेंट 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू जनरेशन मेथड इज आर अंडर यूटिलाइज्ड बाय इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। अब सही से हम जनरेट नहीं कर पाए, यानी अंडर यूटिलाइज्ड। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करेंगे अंडर यूटिलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट से क्या इनकम जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग? तो हम बोलेंगे उस रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट। पीरियोडिक यूजर चार्जेस फॉर अर्बन सर्विसेज, अर्बन की जो सर्विसेज होती है ना, वहां पे पीरियोडिक कुछ चार्जेस भी लेते हैं हम लोग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। तो क्या ये अंडर यूटिलाइज्ड है कि नहीं? सही से ले पा रहे हैं हम लोग? नहीं ले पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्राउड फंडिंग एंड सीएसआर फंड्स, ठीक है, क्राउड फंडिंग में जनरेट नहीं कर पाती है, लेकिन उस रिपोर्ट्स के मुताबिक हम देखेंगे कि रेवेन्यू जनरेशन जो है मेथड जो है अंडर यूटिलाइज्ड है इन सब के लिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर स्पेसिफिक उस रिपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज। तो याद रखिएगा, अगर हम नॉर्मल रेवेन्यू जनरेशन मेथड की बात करें कि अंडर यूटिलाइज्ड है, देन हम आंसर देंगे 1, 2, 3। लेकिन अगर हम इस पर रिपोर्ट्स फिट कर देंगे कि उस रिपोर्ट्स में ऐसा है कि नहीं है, तब हम आंसर करेंगे 1 and 2। तो आपको मैं ये दो चीज ही बता दिया हूं, ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अब ये चीज बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको अभी कन्विक्शन हुआ ही नहीं है, मतलब फैसला ही नहीं हुआ, लेकिन वो जेल में है, तो उनके साथ क्या ही किया जाए। अब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है ये न्यूज में था, क्यों है? क्योंकि अब देखिएगा यहां पे बात हो रही है सेक्शन 479, सेक्शन 479। अब इसको देखिए 479 क्या बात कर रहा है, और साथ में रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको पता है कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों को जो है मॉडिफाइड किया गया है। प्लस जब ये मॉडिफाइड किया गया ना, तो इसमें एक और चीज है कि 479 की बात हुई है। 479 सेक्शन है क्या? बेसिकली 479 सेक्शन उसको कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिना कन्विक्शन के जेल में पड़ा है और वो अंडर ट्रायल है, ठीक है, और वो ऑलरेडी अपने सजा का कुछ हिस्सा काट चुका है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये अंडर ट्रायल प्रिजनर से इसको रिलीज किया जा सकता है। अब ये अपना आप में एथिकल डिबेट होगा कि क्या फैसला मिला कि नहीं मिला, या
अगर हो सकता है कि वैसे को रिलीज कर दे जो कन्विक्टेड हो, प्रूफ नहीं हो पाया हो, ये अपने आप का अलग डिबेट। लेकिन नॉर्मली बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद फंसे हुए हैं बहुत सारी चीजों में, तो उनको भी तो स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, अर्ली जस्टिस मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन दोनों केसेस में हो रहा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में कोशिश की जा रही है कि कुछ मॉडिफाइड करके, रिफॉर्म्स करके जो है ना, ताकि लोगों को उसका हक मिल सके। क्या है सेक्शन 47, क्या बोला गया इसके अंदर? कोर्ट मैंडेटेड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 479। सबसे पहले सेक्शन 479 समझ लीजिए। बिना कन्विक्शन के अगर कोई कोर्ट में पड़ा है, सॉरी जेल में अगर पड़ा है, तो वो जो है ना, और मैक्सिमम से कुछ पा भी चुका है ना, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट अंडर ट्रायल प्रिजनर, सेक्शन 479 इसी के ऊपर बात करता है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब अब चूंकि ये मॉडिफाइड हुआ है अभी नया से, भारतीय नागरिक सुरक्षा से, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो आज से अगर ये कानून लागू है, आज जो पहले से है, तो उसके ऊपर भी लागू होगा रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले वाले जो लोग हैं ना, पहले वाले जो पड़े हुए हैं जेल में, उनके लिए भी पूरा इसको लागू होगा। जैसे कि ये चीज लागू हुआ है इधर से, इधर 24 से लागू हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 24 से पहले मैं आपको एग्जांपल देके बात कर रहा हूं, 2024 से ये चीज लागू हो रहा है। 2024 से पहले कोई जेल में अंडर ट्रायल होगा, उसके लिए वो एप्लीकेबल होगा के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यस, ये चीज लागू होगा। पहले रिट्रोस्पेक्टिव इसी को बोला जाता है कि पिछले के ऊपर भी ये चीज लागू होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा कि द प्रोविजन अप्लाइज टू प्रिजनर्स अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो क्या जिसको डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसके लिए क्या है? बोलेंगे नहीं, हो भी नहीं सकता है। जिसका अंडर ट्रायल प्रिजनर उसको थोड़ी बोलते हैं, ये ऐसे भी नहीं होगा। जेल सुपरिंटेंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलीज रिपोर्ट्स टू द कोर्ट। अब ठीक है, ये बनता भी है कि चलो ठीक है, ये रिलीज रिपोर्ट जो जेल सुपरिंटेंडेंट ये करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंडर ट्रायल प्रिजनर से जुड़ा हुआ ये कुछ एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। प्लस अगर हम बात करें कि न्यू लॉ का, ठीक है, ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या ही है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब रिप्लेस हुआ है और ये सब इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2024 से ऑलरेडी ये इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। और ये इस बार न्यूज में था, इसीलिए अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है, जो मॉडिफाइड किया गया है, जो बेसिकली जो मॉडिफाइड किया है, इसमें क्या क्या कुछ ऐड किया गया है, क्या देखेंगे। नई चीज ऐड की गई है जिसमें मतलब न्यू ऑफेंसेस ऐड किया गया है, जैसे टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब ऐड किया गया है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का मतलब होता ना फिरौती मांगना, इसको बोलते हैं हम लोग, फोन करके, किडनैपिंग करके, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने, इसको जो बोलते हैं हम लोग, यही चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली आईपीसीसी वाला पार्ट है यहाँ पे हमारा। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये आईपीसी को कौन रिप्लेस किया, सीआरपीसी को कौन सा लॉ रिप्लेस किया और कौन सा लॉ रिप्लेस किया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो आईपीसी है उसको रिप्लेस कर रहा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अच्छा, सीआरपीसी क्या है? भारतीय बीएनएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। और क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट को कौन सा किया है हम देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये आप पढ़ के जाइएगा, बताने का मकसद है कि ये चीज आप जो है ना, आप देख के जाइएगा कि कब कब ये चीज लागू होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इससे जुड़ा हुआ, कि भारतीय न्याय संहिता जो है आईपीसी का कोड जो है उसको रिप्लेस करता है। अच्छा, ये कब आता है? ये दिस इज बेसिकली 1860। और ये सब मैकॉले, याद कीजिएगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना मैं आपको,
तो मैकॉले के वक्त में से ये चला आ रहा है, बेसिकली मैकॉले के वक्त से चला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट को हम देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, ये 1872 से चला आ रहा है बेसिकली, ठीक है, 1872 से चला रहा है। तो इन सब को जो है ना रिप्लेस करने किया गया है बेसिकली, ठीक है। और सीआरपीसी जब देखिएगा तो ये है 1973 में आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इनके बारे में डिटेल्स में कीजिएगा, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैं रखा हूं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं और आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के से जो है ना रिपोर्ट सब आई थी कि क्या प्रिजनर्स के क्या ही हालत सब है। तो बेसिकली राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है। ये देखिए, अब प्रिजनर्स को आप जब अरेस्ट कर चुके हैं तो उसका भी कुछ राइट्स होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप जैसे तैसे वहां पे रखिए, ठीक है। अगेन, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 इंश्योरिंग द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आप समझ लीजिए, एक प्रिजनर्स को भी, ये हमारा संविधान ऐसा है कि जो सिटीजन्स हैं और जो नॉन सिटीजन्स भी हैं उनको भी हक देता है अच्छे से रहने के लिए। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा संविधान हमारे यहां लिखा गया है, ठीक है। एक प्रिजनर्स को भी आर्टिकल 21 देने की बात की जा रही है, ठीक है। ये नहीं कि आप वो अगर कुछ गुनाह किया है तो उसको आप जैसे तैसे रखें। जेल क्या है? वो एक करेक्शन की जगह है, अपने आप को सुधार की जगह है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पास जो है ना सुधार के लिए भी निकले हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का है ना, वो बहुत ही महान है वाकई में। अगर आप पढ़िएगा एक एक चीज को तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 21 प्रोटेक्टेड हो रहा है, हम बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखेंगे द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है हर तरीके से, ठीक है, कि आप उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और अब्यूजिव चीज भी जो है आप वो चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 मैंडेट्स नो स्पेशल प्रोविजन एक्सेसिबिलिटी इन जेल्स। क्या कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है? याद रखिएगा, जो प्रिजन होता है ना, जो प्रिजनर्स होता है, तो जेल में रहते हैं ना, वो करेक्शन वाली जगह है, सुधार की भी जगह है, ठीक है। सजा ठीक है, सजा तो आपको मिल रही है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सजा काट के बाहर भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कर दिया जाए कि वो उससे आर्टिकल 21 ही छीन लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखिएगा कि मॉडल प्रिजन मैनुअल में जो है ना स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। उसको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। अगेन, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 87। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि अब ये एनसीआरबी प्रिजन जेल के ऊपर पूरा जो आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है कि ठीक है, ओवर 75% ऑफ टोटल प्रिजन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो 75% ऐसा देखा गया है कि ये अंडर ट्रायल ही प्रिजन है। मतलब आप समझिए कि जहां पे आपको फ्री लीगल एड और अर्ली जस्टिस जो है ना, ये भी फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिएगा। फ्री लीगल एड तो डीपीएसपी में है, आपको स्पीडी जस्टिस, जल्दी जस्टिस मिले, ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन देखिए टोटल प्रिजन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन, इतने लोग ओवर ये रिपोर्ट कहती है। तो ये रिपोर्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अमॉन्ग ऑल वुमेन प्रिजनर्स अराउंड 50% आर अंडर ट्रायल्स। ये तो भाई ये ऐसा है कि 76% है, मोर देन 50% है। ये तो बड़ा कम यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये 76.3% आर अंडर ट्रायल, याद रखिएगा। ओवर 8% ऑफ अंडर ट्रायल्स हैव बीन इन कस्टडी फॉर मोर देन 3 years। 8% ऐसे लोग हैं जिसका अंडर ट्रायल चल रहा है और वो समझिए 3 साल से ज्यादा ऑलरेडी कस्टडी में रह चुके हैं। ये रिपोर्ट कहती है ये हमारे हालत है ये जेल के अंदर की। लेकिन उस जो प्रिजनर्स है ना, उनको सुधार की बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ
वहां से भी ना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, याद रखिएगा। आप वहां पे उस जो जेल में है ना, उससे आप काम कुछ करवाएं, अब काम किया भी जा रहा है, उससे वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा सकती है। आप याद रखेंगे जो किरण बेदी जी जो है ना, ये ऐसा काम कर चुकी है, जेल के अंदर पूरा स्किल्ड सिखा दिया गया। अब उस स्किल्ड के बदले जो है ना, वो पैसा अर्न करने शुरू हुआ, और प्लस अपना भी जो है एक इकोनॉमी रन किया जा सका। लेकिन ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट हमारा कहता है, और इन सब के भी करेक्शंस की बहुत ही जरूरत है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बेसिकली 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की बात हो रही है, ट्रैक करने की बात हो रही है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। अब ये क्या मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट के अंदर ये चीज क्या आ रहा है? तो हम बोलेंगे जी, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट के अंदर आ रहा है। अब ये सब चीज करंट अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस चीज को, थोड़ा सा हल्का से देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू लेके भी आया हूं। दिस वन इज करेक्ट। ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज टैंपर प्रूफ ट्रैकर्स फॉर नॉन हीनियस ऑफेंडर्स। आप समझ लीजिए, अब ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ओडिशा पहला एक स्टेट है जो टैंपर प्रूफ ट्रैकर्स लाया है, जिसको टैंपर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एनीवेज, इसको देख लीजिएगा नॉर्मली आप, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग थ्रू मोबाइल एप्स, ठीक है। अब ये क्या है, क्या उसको बोला गया है कि आप ट्रैक कर लीजिए मोबाइल एप्स के थ्रू, तो इसको बेसिकली राइट टू प्राइवेसी के अंदर में परमिशन नहीं दिया गया है। मतलब आप ट्रैक किसी को कर रहे हैं बहुत सारी चीज को, जो किसके लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, अंडर ट्रायल हो सकता है वो बाहर में भी कुछ हो, आप ट्रैक कर रहे हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बात किया गया है, ठीक है। तो इसको ट्रैक किया जाए, तो यहाँ पे आंसर होगा ना 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 89। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज। अगेन देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू है। क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पे, यानी ये काम इंटरनेशनल लेवल से भी चल रहा है पूरा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज। एक नेल्सन मंडेला रूल्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर बात करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये भी है, प्लस इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सब जो है ना, ये इस पर बात करता है, प्रिजनर्स के ऊपर बात करता है। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन है आपको ये रहा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 91। अगेन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर बात की जा रही है यहां पर भी, ठीक है। प्रपोज्ड इन 2024, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर फिर से बात, क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन क्या ही कहता है, आप देख लीजिए पहले कि इट हेल्प्स इन डीकंजेस्टिंग ओवर क्राउडेड प्रिजन्स। आप जब रिपोर्ट पढ़िएगा ना, तो भीड़ लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, ठीक है, जेल में। क्यों? स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है, फ्री लीगल एड नहीं मिल पा रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं वायलेट होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप अंडर ट्रायल हैं और आपको फैसला ही नहीं पूरा हो रहा है और आप जेल में रह रहे हैं, तो उतनी साल के हिसाब कौन देगा, ठीक है। कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ लोग करते हैं, रिफॉर्म्स करने की बात चल रही है बहुत सारी, ठीक है। यहां पे जब आंसर देखेंगे ना, देखेंगे बिल्कुल अभी ये जो किया जा रहा है ना, ये डीकंजेस्टिंग, यानी भीड़ थोड़ा कम हो। इट इंश्योर्स बेटर मॉनिटरिंग ऑफ पैरोल कंडीशंस। पैरोल में बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, अगेन अंडर ट्रायल्स है, अगर हुआ नहीं है तो अब बाहर निकलते हैं इस वक्त में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है। प्लस इट इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। क्या ये ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये कुछ कॉस्ट तो होगा लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये किया गया है। तो ये 1 and 2 याद रखिएगा। अच्छा, इन सब में ना एक और वर्ड हम आपको बोलना चाहेंगे, 0 FIR, ठीक है। अब ये सब क्या चीज किया, क्यों किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी फैसला हो, ज्यादा डिले नहीं हो। तो 0 FIR का कॉन्सेप्ट क्या है? 0 FIR का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी स्टेट में रहें, ठीक है, या आप
आप एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है ना एफआईआर, आप जाते हैं केस दर्ज करने के लिए, तो पुलिस वाला कभी कभी पहले क्या बोला जाता था या मूवीज से में दिखाया जाता था कि भाई ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये हमारे थाना में नहीं आता। लेकिन जीरो एफआईआर क्या है, दिल्ली के आदमी बॉम्बे में जाकर भी केसेस जो है वो एफआईआर कर सकता है, फिर वो केस वहां से वहां ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसा क्यों, डिले ना हो, यानी जो लोग जहां पे भी है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। जो लोग जहां पर भी है वो वहां पे उसके जुरिडिक्शन में आता हो या नहीं आता हो, वहां पे वो एफआईआर कर सकते हैं, उसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। तो ये भी एक टॉपिक है जो आप देख के जाइएगा, बेसिकली ये यहां पे ये बात करता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 92। अगेन प्रिजन कंडीशंस के ऊपर ये तीनों का तीनों केसेस जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये तीनों करेक्ट है। इससे जुड़ा हुआ, प्रिजन कंडीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3, याद रखिएगा। चलिए हेडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 93 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट चेंजेस इन बेल प्रोविजंस अंडर, ठीक है, बीएनएसएस, अंडर बीएनएसएस। यहां पे बोला जा रहा है बेसिकली कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, ठीक है। अगेन बेल प्रोविजंस के ऊपर बात की जा रही है, बेल जो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो होगा उसको रिलीज किया जा सकता है अगर वो 1/3 किया हुआ हो तो। रिपीट ऑफेंडर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेम रूल, कभी नहीं। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, ये लंबे स्टेटमेंट समझ जाइए। बेल के ऊपर क्या किया जा रहा है, बेल हम लोग लेते हैं ना कि बेल अगर पहली बार ऑफेंड किया हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसको रिलीज किया जा सकता है अगर वो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस काट चुका हो। रिपीटेड ऑफेंडर्स होगा तो वो इस सेम रूल पे एलिजिबल नहीं होगा। द प्रोविजन अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेसिकली, ठीक है। द प्रोविजंस एक्सक्लूड्स रिपीट ऑफेंडर्स एंड दोज विथ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस पे सब पे नहीं लगेगा, तो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर वो है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 94। The Supreme Court in 2024 reiterated which of the following instructions regarding the implementation of sections 479। अभी हमने आपसे बात की है सेक्शन 479 के बारे में। सेक्शन 479 क्या बात करता है, अभी मैं बात कर चुका हूं उसके ऊपर, कि अंडर ट्रायल जो भी हैं, ठीक है, उनको रिलीज किया जा सकता है, इसके ऊपर बात की जा रही है अभी फिलहाल। तो स्टेट एंड यूटीज मस्ट सबमिट एफिडेविट्स अबाउट अंडर ट्रायल्स एलिजिबल फॉर रिलीज, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल ये बात सही है। बोला गया है जेल सुपरिंटेंडेंट्स मस्ट प्रोएक्टिवली सेंड रिपोर्ट्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, वो क्या वो ऐसा कर सकता है, तो हम बोलेंगे यस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन, तो हम बोलेंगे नहीं, ये सोलली नहीं है, मल्टीपल एजेंसीज है इस इंप्लीमेंटेशन को करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल एजेंसीज कोऑर्डिनेशन के साथ मिलेगा ये चीज, तो आप देखेंगे ये 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर रिफॉर्म्स क्या ही किया जा सकता है। देखिए इतना क्वेश्चंस मैं लाया हूं, इस सबसे जो है आपको हर एक तरह का, हर तरीके से क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। क्या है, जुडिशियल बैकलॉग एंड ओवरबर्डन कोर्ट्स, भाई ये तो बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ जुडिशियल बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, ओवरबर्डन है, ठीक है। ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है। सोसाइटल स्टिग्मा एंड पब्लिक इंडिफरेंस, हम तो देखते हैं कि भाई ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। सोसाइटल स्टिग्मा एक बना हुआ है, ठीक है। पब्लिक इंडिफरेंस, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑन प्रिजनर्स विथ डिसेबिलिटीज, क्या ये डेटा हर तरीके से अवेलेबल है हमारे पास, तो बोलेंगे नहीं, अभी वो इतना नहीं हुआ है, ये 1 and 2 यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ हेडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विथ रेफरेंस टू द गरिमा ग्रे इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये गरिमा ग्रे इनिशिएटिव्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा ग्रे इनिशिएटिव्स जो है ये न्यूज में था, इट इज अ कंपोनेंट अंडर द स्माइल स्कीम, तो देख लीजिए ये स्माइल स्कीम एक न्यूज में है, तो याद रखिए गरिमा ग्रे वगैरह सब जो है आपको याद रखना होगा। तो क्या है, इट इज अ कंपोनेंट अंडर द स्माइल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यस। इट प्रोवाइड्स शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू ट्रांसजेंडर पर्संस, तो हम बोलेंगे बिल्कुल
करेक्ट, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा ग्रे इनिशिएटिव्स के अंदर और ये स्माइल स्कीम्स के अंदर थी, ये दो न्यूज में है, तो दोनों के ऊपर आप देख करके जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग अ टीवी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इनिशिएटिव्स does provide essential support and vocational training. Access to shelters is not limited only to those with TG certificates. सिर्फ ये सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिला ऐसा नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज इटसेल्फ अ बैरियर फेस्ड बाय मेनी, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत सारे लोग जो हैं जिसके बाद टीवी सर्टिफिकेट नहीं है वो भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 97 में हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शंस राइट्स एक्ट 2019। तो याद रखिएगा ये भी जो है न्यूज में है इस बार, ये हल्का सा आप देख लीजिएगा। अब ये क्या ही कर रहा है बेसिकली, हम देखेंगे यहां पे द एक्ट मैंडेट्स द स्टेट टू एंश्योर रेस्क्यू, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सेक्शन है प्रोवाइड्स फॉर कोर्ट डायरेक्टेड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ फैमिली नेग्लेक्ट। जो ट्रांसजेंडर अपने आप को जब अनाउंस करते हैं ना, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सोसाइटी में स्टिग्मा एक बना हुआ आज के डेट में, ठीक है। एक्सेप्ट करना चाहिए, सबको जीने का हक है यहाँ पे। तो आप देखिए, अब फैमिली नेग्लेक्ट कर देती है तो वहां पे कोर्ट डायरेक्ट करेगा रिहैबिलिटेशन के लिए। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट वन, ठीक है। ये दो आपको करेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। देयर इज नो लीगल बेसिस फॉर गवर्नमेंट फंडेड शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। नहीं, हम लोग पता है कि अभी अभी गवर्नमेंट के स्कीम्स भी सब देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। तो 1 and 2 is the correct answer for your exams. Okay, so Garima Gray are a direct outcome of the legal mandate for shelter and rehabilitation. Garima Gray is very important for the prelims exams. Okay, heading towards next question, guys. Question number 98, and this one is about the development at Banaras Hindu University. अब आपके ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है और किसने बनाया है। बहुत इजी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है। प्लस गांधी जी जो सबसे पहले आए थे ना, यानी 9 जनवरी 1915 जो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं, पहला लेक्चर उनका जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पड़ता है। ये भी बात आप याद रखिएगा एमसीक्यू के तौर पे, ठीक है ना। अब क्या है इसके, ये क्यों न्यूज में आया है बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ये न्यूज में इसलिए है कि द यूनिवर्सिटी हैज अलाउड वुमेन स्टूडेंट्स इनटू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन प्रीवियसली मेल ओनली स्ट्रीम सच एज आयुर्वेदा। यानी अब ये अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली। अब देख लीजिए, पहले सिर्फ आयुर्वेदा स्ट्रीम्स में ना मेल सिर्फ पढ़ा करता था, अब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये यूनिवर्सिटी इसको भी अलाउड किया गया है बेसिकली। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे और स्टेप्स क्या लिया गया विद यूजीसी गाइडलाइंस ऑन जेंडर इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। सबको यानी इंक्लूसिविटी लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नाउ BHU remains one of the last central universities to offer exclusive streams for male students. क्या ऐसा है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ 1 and 2 is the correct statement. This is question number 98. Heading towards next question. Question 99. With reference to the population regulation bill, consider the following statement. यानी एक बिल और आया है कि पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल के ऊपर, ठीक है। तो क्या ही इसके ऊपर बात हो रही है? इसके ऊपर बात हो रही है, इट प्रपोजेस डिनाइंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड सब्सिडीज टू इंडिविजुअल्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रन। वाओ वाओ, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? याद रखिए, 2 बच्चों से ज्यादा अगर होगा तो गवर्नमेंट जॉब डिनाई कर दिया जाएगा। तो ये अभी इफेक्टिव नहीं आया है। अब देखिए हमारा सोसाइटी में स्टिग्मा है ना, रिलीजियस बेस पे बहुत सारा स्टिग्मा है, तो देखिए ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होता है, लेकिन
अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली। सो विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल, यानी पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है, जरूरी भी है, ठीक है। इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव जस्टिस एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, ठीक है। अब ये भी एक चीज है, इस बिल में रिप्रोडक्टिव और बॉडीली ऑटोनॉमी के बारे में बात किया जा रहा है कि भाई मतलब होता है ना कि ज्यादा बच्चे जब होते हैं तो फिर बॉडी भी ये पड़ता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है क्या, तो बोलेंगे नहीं, इस पे ये अलाइन इसमें नहीं किया जा रहा है। इट हैज बीन वाइडली सपोर्टेड बाय डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स एज अ सॉल्यूशन टू इंडियाज फर्टिलिटी चैलेंज। नहीं, ये ऐसा अभी हमको देखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्रिटिक है, ठीक है, क्रिटिक्स हो रहा है इसके ऊपर, दिस वन इज इनकरेक्ट। सो अभी तक के लिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ये होगा, लेकिन याद रखिएगा पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल ऐसे न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 100, एंड दिस इज रिगार्डिंग द विथ रेफरेंस टू द वुमेन मेंबर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंसीडर द फॉलोइंग, यानी अब वुमेन्स मेंबर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको स्टैटिक आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज में था, इसी वजह से स्टैटिक ये है। तो यहां पे देखेंगे ना कि जो भी नाम आपको दिख रहा है, एनी मैस्कैरिन सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड लोकल बॉडी ऑटोनॉमी, करेक्ट। अम्मू स्वामीनाथन अपोज्ड रिग्रेसिव हिंदू कस्टम्स एंड चैंपियन द हिंदू कोड बिल, ये भी करेक्ट। बेगम कुदसिया एजाज रसूल opposed separate electorates based on religion and choose to stay in India post partition. This one is also correct. So ये तीनों का जो है ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये स्टेटमेंट सही है। ये न्यूज में था बेसिकली वुमेन्स के ऊपर, ठीक है, इसलिए इसको मैंने डाला हूं। तो दिस वन इज 1, 2 and 3 याद रखिए, एनी मैस्करिन, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम कुदसिया एजाज रसूल, तो ये न्यूज में था, ये आ भी सकता है कभी भी। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पार्ट, जो कि पार्ट 4 है। 100 क्वेश्चंस किया हूं, लेकिन 100 में अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो बहुत क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज, ये जो एग्जाम है ना यूपीएससी या सिविल सर्विसेज, ये आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। आपको आसानी बनाना पड़ेगा इसको। कैसे? कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस के साथ। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा किसी भी चीज में तो आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। वक्त आप दीजिएगा ना तो वक्त आपको इतना कुछ देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप के पास अभी भी वक्त है, आप 25 मई के लिए प्रिपेयर होइए। अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप बेसिक्स चीज क्लियर होगा, आपका रिवीजन का मोड में होंगे, तो उसी रिवीजन के मोड में ये चीज मैं लेकर के आया हूं। ये थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक है, ठीक है। हम कुछ स्टैटिक्स भी लाएंगे जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री राब्ता हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड भी बात करेंगे। ओवरऑल आई विल प्रोवाइड यू मोर देन 1000 क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। लेकिन वो 1000 क्वेश्चन जो है ना, आप समझिए बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मैं हर एस्पिरेंट्स को ये डेडिकेट करना चाहता हूं कि मंजिल पाने के लिए ना तुम्हें चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुम चलोगे ही नहीं तो कभी भी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए मुझे एक शेर याद आता है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो चलते ही नहीं। याद रखिएगा, अगर आपको मंजिल पहुंचना है तो भटक करके भी सही आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में कभी फेलियर्स भी देखने को मिलेगा और सक्सेस भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको भटक करके फेलियर के थ्रू आपको लर्निंग मिलती है। कॉम्पिटिटिव लाइन में फेलियर कुछ नहीं होता है, फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लर्निंग। याद रखिएगा, यहां पे पास फेल की जगह नहीं है, यहां पे सीखने की जगह है। तो आपको मंजिल अगर पाना है ना तो आपको चलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम क्रैक करके ऑफिसर बन जाइए। गुड बाय।